हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस। जो दोस्तों क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लेकर हम आ गए हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 का नोट्स के साथ पढ़ेंगे। बीच में कुछ गैप हुआ है लेकिन उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आज से ये क्लास स्टार्ट रहेगा और अब ये 10th तक का जो ज्योग्राफी है, जैसे हमने टारगेट रखा था, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले टीआरई 3 के एग्ज़ाम से पहले हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, अब ये क्लास आज से कंटिन्यू रहने वाला है। आज क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृति वाला विशाल देश है। भारत क्या है, अलग अलग तरह का भारत में आपको आकृति देखने को मिलेगा। कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पहाड़, पठार, नदी, सब कुछ का संगम आपको भारत में देखने को मिलेगा। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्या पहाड़ी एरिया है या बाढ़ वाला एरिया है। कोसी क्षेत्र में रहते हैं, बिहार से हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पूछा गया है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ से दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो पर्वतीय ढलानों और घाटियों के बारे में बड़ी भांति परिचित होंगे। तो इस चैप्टर में मेनली भारत के भौतिक स्वरूप का है। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं नोट्स पे और नोट्स से पढ़ते हैं। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए आपको हमने कवर कर दिया है। ठीक है, और मैप को भी दिखाते चलेंगे आपको। ठीक है, चलिए तो नोट्स पे आते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली भू आकृति की चर्चा की गई है इस चैप्टर में पहले पेज में, जिसमें भारत की भू आकृति की बात करें तो कहीं पर्वत है, तो कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, कहीं पठार, कहीं द्वीप और द्वीप समूह देखने को मिलता है। अब देखिए पर्वत और पठार में क्या अंतर है। तो देखिए पर्वत जो होता है, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होता है उसको पर्वत बोलते हैं, और पठार का ऊंचाई 600 मीटर से कम होता है। ठीक है, 600 मीटर से ऊंचा होगा तो लगभग में बोल रहे हैं तो उसे पर्वत बोला जाएगा। मैदानी भाग आप लोग जानते ही हैं, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं और जहाँ मानव जीवन का ज़्यादा फैलाव है। नदियाँ बहुत है, मैदानी भाग है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, उसके बाद बात करें मरुस्थल। तो मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है, आप लोग जानते हैं भारत में दो तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक गर्म मरुस्थल और एक ठंडा मरुस्थल। लद्दाख जो है दोस्तों वो ठंडा मरुस्थल है, और जो कच्छ का रण वगैरह है, राजस्थान में जो है ये सब चीज़ जो है, ये वाला जो मरुस्थल भाग है ये गर्म मरुस्थल है। ठीक है, तो पूछ देता है आपको कि ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे लेह और लद्दाख वाला जो एरिया है वो ठंडा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, द्वीप समूह की बात करें तो भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह, जिसके बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, दो द्वीप समूह है भारत का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। नीचे हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों पृथ्वी की सतह, पूरे पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम मतलब पुराना भाग है। यहाँ पर कम ऊंचाई वाला पहाड़ देखने को मिलता है जो कि आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें हिमालय। हिमालय जो है दोस्तों हाल में बनी हुई आकृति है, और हिमालय की पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति है, हाल में बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, युवा स्थल आकृति है हिमालय। ठीक है, और ये अस्थिर भाग है, मतलब कि अस्थिर है, इसमें बदलाव होता रहता है, स्थिर नहीं है हिमालय। ठीक है, उसके बाद अगला जो है देखेंगे उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, और अनेक ऊंचे शिखर, गहरी घाटी और तेज नदियाँ, ये जो पॉइंट है दोस्तों ये हिमालय का है। अनेक ऊंची शिखर है हिमालय में और गहरी घाटियाँ और तेज नदियाँ यहाँ से निकलती है। ठीक है, उत्तरी मैदान की बात करें तो ये जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, नीचे डिटेल से सारे चीज़ को पढ़ने वाले हैं तो एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है भारत का भौगोलिक वितरण। भारत का जो भौगोलिक वितरण है दोस्तों उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत का मरुस्थल क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, 6 भागों में भारत के भौगोलिक वितरण को बांटा गया है और 6 भाग को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए ये है भारत का, ये हिमालय वाला क्षेत्र है। नीचे वाला जो हिमालय का क्षेत्र है इसको हिमालय शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। सबसे ऊपर ये देखिए ये काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर ये जास्कर श्रेणी। तो ये क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख,
जास्कर और फिर शिवालिक। ठीक है, तो इसके हिमालय वाले में जो हम पढ़ेंगे नीचे, तो हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कई पर्वत श्रृंखला भी हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कई पासेज आपको देखने को मिलेगा, दर्रा जो जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये देखिए राकापोसी पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए राकापोसी पर्वत, ये भी कहाँ है, नंगा पर्वत। ठीक है, फिर यहाँ पर जोजिला पास है, जो कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, काराकोरम दर्रा ये भी लद्दाख में है, इसको भी देखिए। बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा यहाँ पर देखिए ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारा चीज़ आपको देखने पड़ेगा। ये देखिए कॉमेट, ये भी पहाड़ की चोटी है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है, इसको भी ध्यान रखेंगे, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये K2 जिसको गार्डविन आस्टीन भी बोलते हैं, और हिमालय के बाद सबसे ऊंची चोटी है ये, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये POK साइड में पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पामीर ग्रंथि बना हुआ है, ये कुल्लूल श्रेणी है, और इधर हिंदू कुश पर्वत है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में स्थित है। ये देखिए गुल्हार गाथा, ये जो है दोस्तों ये नेपाल में पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए एवरेस्ट पर्वत चोटी, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर देखिए ये पड़ जाता है आपको सिक्किम में पड़ जाता है, सिक्किम में। ये देखिए सांगपो नदी, सांगपो नदी जो है दोस्तों ये यहाँ से बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नदी बोलते हैं चीन में, और यहाँ से देखिए भारत में प्रवेश करती है। तो सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए बोमडीला दर्रा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का ये क्षेत्र है, इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहाँ पर देखिए गारो, खासी और जैंतिया, ये मेघालय में 3 पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पटकाई बूम की पहाड़ी है जो कि कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर ये नागालैंड में, ये नागा श्रेणी नागालैंड में। तो ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नामचा वर्मा पर्वत श्रेणी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो सारा चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और सबके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें जितना इंपॉर्टेंट है सब नोट्स में हमने आपको लिख दिया है। आप इसको नोट्स को देखते चलिए और अपने खुद से इसको अपने नोट्स की तरह बनाते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, और अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, जैसे कि क्लास 6 से लेके हम ज्योग्राफी को करते आ रहे हैं, NCERT चैप्टर वाइज करते आ रहे हैं, तो आज 9th का दूसरा चैप्टर है। तो इससे पहले का जो है क्लास 6, 7, 8 अगर उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वत। यह भारत का सबसे उत्तरी सीमा है। हिमालय पर्वत जो है दोस्तों भारत का क्या है, सबसे उत्तरी सीमा है, मतलब ये वाला भाग में है जो ये हिमालय से देखने को मिलता है। युवा और वलित पर्वत श्रृंखला, हिमालय के बारे में पूछा जाए कैसा है, तो युवा है, मतलब कि हाल में बना है, और वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय का विस्तार की बात करें तो सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, पश्चिम में देखें तो सिंधु नदी, और इधर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी, असम की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ये विस्तार जो है दोस्तों 2400 किलोमीटर का है। ठीक है, 2400 किलोमीटर का विस्तार है किसका, तो हिमालय का। तो हिमालय का जो विस्तार है कितना है दोस्तों, तो 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसकी चौड़ाई कश्मीर में बात करें तो 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों ये हिमालय पर्वत में ही देखने को मिलता है, और ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों है 8848 दशमलव कुछ है मीटर, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्वी भाग के ऊंचाई में अधिक विविधता है। तो हिमालय का जो पूर्वी भाग है, देखिए हिमालय का जो पूर्वी भाग है, देखिए हिमालय का विस्तार है टोटल, और ये जो पूर्वी भाग है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी विविधता देखने को मिलता है। इस पूर्वी भाग में, इधर वाला जो हिमालय है पूर्वी भाग में, यहाँ पर आपको काफ़ी विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे महान आंतरिक हिमालय। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग को बोलते हैं महान या फिर आंतरिक हिमालय। तो ये भाग कौन सा हो गया, तो सबसे उत्तरी भाग, मतलब कि ये ऊपर वाला हिस्सा, सबसे उत्तरी हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों उसको देखेंगे। ठीक है,
तो ये हिमालय के सबसे उत्तरी भाग है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिम की नदी यहाँ पर बहती है। ठीक है। इसका जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 6000 मीटर देखने को मिलता है और सभी मुख्य शिखर जो दोस्तों इसी भाग में देखने को मिलता है। मतलब हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटी है वो किस हिमालय में है? तो महान हिमालय में है या फिर आंतरिक हिमालय में है। आंतरिक हिमालय जो है दोस्तों हिमालय का सबसे उत्तरी चोटी है। ठीक है, उत्तरी भाग है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिमाचल या फिर निम्न हिमालय। ठीक है, उत्तरी भाग जो हो गया, उसके बाद देखिए इस तरीके से मान लीजिए, तो ये वाला हो गया उत्तरी भाग। ठीक है, उसके बाद जो भाग आता है ये वाला, ये हो गया हिमाचल या फिर निम्न हिमालय। इस हिमाद्री के दक्षिण में देखिए, हिमाद्री ये हो गया तो इसके दक्षिण में स्थित है कि नहीं? और इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। मतलब कि महान हिमालय से इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। ठीक है, पीर पंजाल जो है दोस्तों सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों हिमाचल या फिर निम्न हिमालय का सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके अंतर्गत धौलाधर श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, ये सभी आता है किसके अंतर्गत? तो निम्न हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद कश्मीर की घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सभी जो है दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। पहाड़ी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, निम्न हिमालय में जनसंख्या महान हिमालय की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसको पहाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लोग ज़्यादा यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, चाहे कश्मीर घाटी हो, कांगड़ा घाटी हो, कुल्लू घाटी हो, पर्यटकों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है शिवालिक। शिवालिक जो है दोस्तों ये सबसे निचला वाला हिस्सा है, मतलब हिमालय का सबसे निचला हिस्सा। ठीक है, अगर हिमालय को 3 भाग में बांटे तो सबसे ऊपर वाला को बोलेंगे महान हिमालय, उसके बाद बीच वाला को बोलेंगे निम्न हिमालय और सबसे निचला भाग जो है दोस्तों उसको बोलेंगे शिवालिक हिमालय। अगर यहाँ देख लिए फिगर में, तो ये जो एरिया है दोस्तों हिमालय का सबसे नीचे वाला, ये हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। ये जो है दोस्तों हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 900 से लेके 1100 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितना है? तो 900 से लेके 1100 मीटर है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच घाटी को दून बोलते हैं और निम्न हिमालय बीच में है ना, निम्न हिमालय, तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया है उसको घाटी या दून के नाम से बोला जाता है। और बहुत सारा दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब जो है दोस्तों ये दून के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार। तो नदी के हिसाब से देखें तो इधर देखिए सिंधु नदी है, ये क्या है? तो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से लेके सतलुज नदी तक जो हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? तो पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये एरिया हो गया। और इसमें देखिए आपको 3 श्रेणी, काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर, उसके बाद बीच में लद्दाख श्रेणी और उसके बाद सबसे नीचे जौस्कर श्रेणी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सतलुज नदी से लेके काली नदी तक, सतलुज नदी से लेके कालिज नदी तक ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसका विस्तार। उसके बाद काली से लेके तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक जो है दोस्तों इसको नेपाल हिमालय के नाम से बोला जाता है और ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो नेपाल में, और यही दोस्तों नेपाल का बाउंड्री भी है। इधर देखें तो एक काली नदी और इधर तीस्ता नदी, इस बीच में नेपाल है और इधर भारत है, इधर भी भारत है। तो काली और तीस्ता नदी जो है भारत और नेपाल का बाउंड्री है। और इधर दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं असम हिमालय। इसको क्या बोलेंगे? असम हिमालय। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये है दिहांग नदी, इसको भी ध्यान रखेंगे, दिहांग नदी। तो पूछ देता है कि भैया पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है? तो सिंधु और सतलुज के बीच। उसके बाद आ जाइए सतलुज से काली, सतलुज से काली एरिया वाले को क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता को बोलेंगे नेपाल हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद असम हिमालय, तीस्ता से लेके दिहांग तक। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज के बीच है। इसमें कश्मीर, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाब हिमालय में क्या क्या आ जाता है? तो कश्मीर और हिमाचल का जो एरिया है वो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कुमाऊं हिमालय, ये सतलुज से काली नदी तक है। ठीक है,
और इसमें उत्तराखंड का एरिया, हिमाचल और उत्तराखंड का कुछ एरिया आता है, ठीक है। उत्तराखंड का ज़्यादा, पूरा उत्तराखंड और हिमाचल आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेपाल हिमालय। नेपाल काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है, और नेपाल का जो एरिया है और बाउंड्री यही बनाता है, काली नदी और इस साइड देखेंगे असम की तरफ तीस्ता नदी, ठीक है। चलिए, असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको दिखाए थे मैप में किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी पहाड़ी की बात करें अब, तो हिमालय के दिहांग महाखंड के बाद एक तीखी मोड़ के बाद एक पहाड़ी है, और यह बलुआ पत्थर और अवसादी शैलों से बना है। इसमें पटकाई बूम की पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी शामिल है। ये सब क्या है, पूर्वी पहाड़ी है। पटकाई बूम की पहाड़ी जो है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये नागालैंड में पड़ता है, नागालैंड मिजोरम में, और मणिपुर वाला मणिपुर में। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की बात करें तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से जो मैदान बना हुआ है, मेनली जो ये वाला एरिया है, चलिए मैप में अगर हम आपको दिखाएं तो ये वाला उत्तरी मैदान हो जाता है, ठीक है। इसमें ये वाला एरिया जो है ये उत्तरी मैदान हो जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा घना जनसंख्या यहीं देखने को मिलता है। इसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ ये मैदान है। जलोढ़ मृदा और मैदान उपजाऊ है। कृषि अनुकूल भूमि यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद माजुली द्वीप की चर्चा की गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, और ये किस नदी में है तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। एक नदी द्वीप है। द्वीप का मतलब हुआ कि वैसा स्थान जहाँ के चारों तरफ पानी है और बीच में क्या हो, स्थल हो, तो उसको द्वीप बोलते हैं। तो माजुली द्वीप भी कुछ इसी तरीके का स्थल है, ठीक है। उसके बाद वितरिकाएं, नदी बहुत सी धाराओं में, कई बार क्या होता है नदी बहता है और कई धारा में बट जाता है, तो ये कई धारा जो है उसको हम बोलते हैं वितरिकाएं, ठीक है। अब दोआब का चर्चा है, तो दो नदी के बीच की भूमि, अगर ये नदी है और ये नदी है तो इसके बीच का जो ये भूमि होगा इसको बोलेंगे दोआब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे तो दोआब। तो दोआब क्या होता है आप लोग समझ गए, और दोआब वाला क्षेत्र जो होता है वो काफी उपजाऊ होता है, ठीक है। उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब उत्तरी मैदान को देखेंगे तो उत्तरी मैदान को आपको पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान में सिंधु और उसकी सहायक नदी से बना हुआ है। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन से हैं तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी जो है दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी वो होती है जो मुख्य नदी में बहकर आके मुख्य नदी में मिल जाती है। तो ये सभी नदी जो है दोस्तों सिंधु नदी में आके मिलती है, और दोआब की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब का जो मैदान है वहाँ पर दोआब का संख्या ज़्यादा है। 5 नदी बहती है पंजाब के मैदान में। तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए ये सिंधु नदी है, यहाँ पर आके मिल गई, झेलम मिल गई, तो ये बीच वाला एरिया क्या हो गया, दोआब हो गया। तो जब 5 नदी मिलती है, आंली इधर से मिली तो यहाँ भी दोआब हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ दोआबों का मैदान है, मतलब कि बहुत सारा दोआब देखने को मिलता है। और दोआब क्या होता है, काफ़ी उपजाऊ है, और यही कारण है कि पंजाब जो है दोस्तों अन्न उत्पादन में काफ़ी आगे है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे गंगा का मैदान। तो घग्घर और तीस्ता नदी के बीच का जो मैदान है उसको गंगा का मैदान बोलते हैं। इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सभी राज्य आ जाते हैं गंगा मैदान के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये असम में स्थित है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। पूर्वी भारत में असम, मेनली असम में, बाकी और छोटा छोटा जो राज्य है पूर्वोत्तर राज्य उसका थोड़ा थोड़ा एरिया लेता है, लेकिन मेनली ये असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। भाबर क्या होता है तो शिवालिक हिमालय के नीचे वाला भाग जो ढाल पर है, 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो भाबर बोलते हैं। अब देखिए शिवालिक हिमालय का आपको हम दिखाए थे। हिमालय का सबसे निचला हिस्सा, मान लीजिए जो हिमालय का सबसे निचला हिस्सा था वो क्या था तो शिवालिक था। और शिवालिक में भी जो सबसे निचला हिस्सा है हो गया, मतलब कि ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा हो गया, इसको बोलेंगे भाबर, ठीक है।
जितनी भी सरिताएं इसी पट्टी में आके विलुप्त हो जाती है और इसके दक्षिण में जाकर पुनः निकलती है। मतलब कि जितनी भी सरिताएं हैं, नदियां हैं, ये इसी पट्टी में आके विलुप्त हो जाती है और फिर नीचे दक्षिण की तरफ यहाँ आती है तो निकल के फिर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला है भांगर। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है और चूनेदान निक्षेप वाला मृदा होता है। इसमें जो मेनली पूछा जाता है कि भांगर कौन सा मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है कि नहीं, तो याद रखना है भांगर जो है पुराने जलोढ़ मिट्टी है और खादर जो है ये नया जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि नए जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो खादर, नया वाला को खादर मतलब नया वाला खाएंगे, या पुराना वाला भाबर हो गया। ठीक है, खादर जो है दोस्तों उपजाऊ होता है और गहन कृषि के लिए काफी आदर्श माना जाता है। तराई का एरिया क्या होता है, तो भाबर में विलुप्त सरिताएं एवं नदियां दक्षिण में निकलती है और दलदली और नम क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसको तराई बोलते हैं। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है, तराई वाला एरिया में। और ये दुधवा नेशनल पार्क पूछा जाए किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है। और एक पीलीभीत में भी नेशनल पार्क है। तो 2 उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देखेंगे। आगे आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ना है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसकी आकृति मेज की आकृति वाला पठार बोलते हैं इसको। इसकी जो आकृति है वो कैसा है, तो मेज की आकृति वाला पठार बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों सबसे प्राचीनतम भूभाग है। क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों का बना हुआ है। ये गोंडवाना भूमि से टूटने से बना है, तो इसको भी ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय पठार पूछा जाए किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि का भाग है। उसी से टूटने के बाद ये प्रायद्वीपीय मैदान का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, तो भारत का जो सबसे निचला हिस्सा है, इसके बारे में हम अभी नीचे पढ़ेंगे। जो ये वाला इस तरीके से नीचे बना है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, इसमें चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां आपको देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटे हैं। ठीक है, मध्य उच्च भूमि, ठीक है, और दक्कन का पठार 2 भागों में बांटा है। मध्य उच्च भूमि कौन हो गया, तो देखिए जैसे कि ये है, तो ये ऊपर वाला जो भाग हो गया इसको मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। इसमें नर्मदा नदी के उत्तर में अधिकांश मालवा के पठार तक ये फैला हुआ है। विंध्य श्रृंखला, सतपुरा श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये सभी आपको मध्य उच्च भूमि भाग में देखने को मिलता है। सतपुरा की श्रृंखला, अरावली की श्रृंखला। ठीक है, नदी की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, ये सब नदी जो है दोस्तों इस भाग में देखने को मिलता है। और ये भाग जो है दोस्तों मेनली राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात के एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान का कुछ एरिया हो गया, तो इस क्षेत्र के भूमि को मध्य उच्च भूमि बोला जाता है। इसमें पूर्वी विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड भी आ जाता है, बघेलखंड, ये सब एरिया भी मध्य उच्च भूमि के भाग में ही आ जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो कहाँ बहती है, तो गुजरात में बहती है। और ठीक है, और पूर्वी में बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, ये भी मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है पूछा जाए तो ये झारखंड में है। ठीक है, तो झारखंड का भी थोड़ा सा भाग ले लेता है ये। चलिए अब देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है दोस्तों त्रिभुजाकार भूभाग है और नर्मदा नदी के दक्षिण में है। मतलब कि ये वाला त्रिभुजाकार भाग है और ये नर्मदा नदी के, मान लीजिए यहाँ पर नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण वाला भाग है। ठीक है, उत्तर में सतपुरा की श्रृंखला है। इसके उत्तर में जो है यहाँ पर सतपुरा की श्रृंखला देखने को मिलती है। और पूर्वी विस्तार में बात करें तो इसमें महादेव, कैमूर की पहाड़ी, मैकाल श्रृंखला भी देखने को मिलता है। कैमूर की पहाड़ी याद रखेंगे, ये बिहार में है और ये दोस्तों दक्कन का पठार का ही विस्तार है। ठीक है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है। ये पश्चिम में क्या है, मतलब इस एरिया में ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल वाला है, और पूर्वी भाग में देखेंगे तो कम ढाल वाला है। ठीक है, नीचे देखिए, उत्तर पूर्व में चले जाएं, मतलब
उत्तर पूर्व में तो मेघालय, कार्बी एंग्लोज का पठार, उत्तर कचार पहाड़ी इसके नाम से भी जाना जाता है। ये भी दक्षिण पठार का ही भाग है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि मेघालय का जो पठार है या फिर कार्बी एंग्लोज पठार या उत्तरी कचार पहाड़ी किस नाम से जाना जाता है या किसका भाग है, तो दक्षिणी पठार का भाग है, जो भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर की पठार से अलग हो गया है। तो आपको बताए हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मेघालय में आपको 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों को याद रखना है। और ये तीनों जो है दोस्तों, ये दक्षिण के पठार का ही भाग है। ठीक है, चलिए दक्षिण के पठार को 2 भाग में, इधर देखिए समुद्री 2 तट है, दोनों तरफ इधर के जो घाट है इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और पूर्व के तरफ जो घाट है ये वाला एरिया इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। अब दोनों घाट को पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्वी घाट देखते हैं। तो पूर्वी घाट की ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट से थोड़ा सा कम है, 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट का इसका विस्तार जो है दोस्तों महानदी घाटी से नीलगिरी घाटी तक देखने को मिलता है। महेंद्रगिरी जो है दोस्तों इसका सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। ठीक है, सेवराई की पहाड़ी, जावेरी की पहाड़ी, ये सब पूर्वी घाट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, जब तक इसको नोट्स नहीं बनाइएगा, खुद से 1-2 बार नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ पर 1000 से लेकर 100 मीटर तक ऊंचाई देखने को मिलता है। पर्वतीय वर्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। और अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछा जाए पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 है, और ये दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और दूसरा ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि 2633 मीटर है। दोनों का ऊंचाई आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अनाईमुडी और डोडा बेटा। ठीक है, 3 दर्रा आपको देखने को मिलता है। दर्रा 2 पहाड़ के बीच का रास्ता होता है, इसको दर्रा बोलते हैं। और 3 दर्रा आपको इधर दक्षिण के पठार में देखने को मिलता है। और इसमें है, पहला है थाल घाट। थाल घाट जो है दोस्तों, ये मुंबई और कोलकाता रोड को जोड़ती है, और मुंबई से नासिक मार्ग को जोड़ने का काम करती है, और मुंबई और कोलकाता मार्ग पर स्थित है। ये महाराष्ट्र में है। तो पूछा जाए थाल घाट दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद है भोर घाट। भोर घाट भी दोस्तों महाराष्ट्र में है, और ये मुंबई और पुणे के मार्ग को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद अगला है पाल घाट। पाल घाट जो है दोस्तों तमिलनाडु और केरला के बाउंड्री पर स्थित है। तो इस तीनों दर्रा को याद रखना है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट हो गया, थाल घाट और भोर घाट ये दोनों आपको महाराष्ट्र में है। थाल घाट जो है मुंबई और कोलकाता रोड पे है, जो कि मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करता है। और भोर घाट ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करता है। पाल घाट की बात करें तो तमिलनाडु और केरला के बाउंड्री पर स्थित है। तो इसको याद रखना है। देखिए जितना भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज़ को अच्छे से आपको करना है। तो नोट डाउन करते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। चलिए आगे है, दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो दक्कन का पठार है दोस्तों, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी आप लोग जानते हैं कपास के उत्पादन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलता है, जिसे दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, काली मिट्टी वाला जो एरिया है उसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों अरावली की पहाड़ी। ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है, और इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अरावली पहाड़ी जो है दोस्तों दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग भी करती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो ये था पठारी भाग दक्षिण का। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का मरुस्थल। भारत का मरुस्थल जहाँ पर वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होता है उसको मरुस्थलीय भाग बोलते हैं। तो भारत का मरुस्थल थार मरुस्थल हम लोग देखेंगे। थार मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से कम होता है। लूनी नदी जो है दोस्तों इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो कि कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। ये नदी ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है, और कच्छ के रण में जाके अपने आप विलीन हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों बरकान। बरकान क्या है, तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बरकान से क्या तात्पर्य है, तो भैया बरकान क्या है, तो बरकान जो है दोस्तों एक
चांद क्या होता है, पूरा गोल टाइप का होता है, लेकिन आधा चांद कुछ इस तरीके से होता है। तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला है बरकान। यह भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पाए जाते हैं। जैसलमेर में बरकान का समूह देखा जाता है, और जैसलमेर में बरकान का समूह देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है तटीय मैदान। तटीय मैदान आपको दो तरह के, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दोनों तटीय भाग है। और पश्चिमी घाट का 3 भाग है। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, इसका 3 भाग है। उत्तर में कोंकण तट है, मुंबई से गोवा, मुंबई से लेके गोवा तक, मुंबई से गोवा तक का जो बीच का एरिया है, ये इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। उसके बाद है मध्य मैदान, कन्नड़ का मैदान, और नीचे वाला जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। तो इसको ध्यान रखना है। अरब सागर इस पश्चिम के तरफ है, बंगाल की खाड़ी जो है पूर्व के तरफ, 2 समुद्री है। नीचे दोस्तों आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा भारत के, और ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए प्रादीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, मालाबार तट देख लिए, दक्षिण का मैदान, बंगाल की खाड़ी सब देख लिए। पूर्वी तट बात करें तो ये है पूर्वी तट। पूर्वी तट में दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा इसी तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये सभी नदी इधर से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन कौन? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदी, और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है जहाँ पर समुद्र में मिलती है। ठीक है, इसको भी दोस्तों 2 भाग में बांटते हैं। इधर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी सरकार, और नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ये भी पूर्वी तट पे है, और ये महानदी के डेल्टा में स्थित है। तो पूछा जाए चिल्का झील कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ये पूर्वी तट पे है। और किस नदी में है, तो महानदी के डेल्टा में स्थित है, और खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील जो है दोस्तों, वो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो तीनों पॉइंट याद करना चाहिए आप सभी लोग को। चलिए अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं द्वीप का समूह। द्वीप, भारत में 2 द्वीप के बारे में बोले हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप जो है दोस्तों, ये केरल के मालाबार तट के समीप अरब सागर में स्थित है। यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ये कहाँ पे है? केरल के मालाबार तट के समीप है। ठीक है, मालाबार तट आपको देखे थे, इस साइड जो सबसे नीचे वाला एरिया है ये मालाबार तट है, और यहीं पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ये यूनियन टेरिटरी है, इसको याद रखेंगे, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा था। इसका अन्य नाम लाकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप भी इसका अन्य नाम है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी राजधानी कवरत्ती है, यूनियन टेरिटरी है। और पिटली द्वीप यहाँ का एक पक्षी अभ्यारण्य है, पिटली द्वीप, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर मानव का निवास नहीं है, पक्षियों का अभ्यारण्य है। तो इतना पॉइंट आपको लक्षद्वीप से देखने को मिलेगा। और हाल के दिन में लक्षद्वीप तो काफ़ी फेमस हो गया है, जब से मोदी जी वहाँ घूमे हैं और टूरिस्ट की संख्या वहाँ बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप, जिसका पिक हम यहाँ पर लगाए भी, अंडमान निकोबार द्वीप सी। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके 2 भाग है, ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी अंडमान और नीचे वाले भाग को बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। ठीक है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। अब देखिए पोर्ट ब्लेयर का जो स्थिति है, मतलब लोकेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ पर है। अब पूछ देता है क्वेश्चन कि पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है, उत्तरी में कि दक्षिणी में? तो ये आपको याद रखना है भैया, ये कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। सैंडल पीक जो है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 600 कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है, 671 है शायद, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। 671 मीटर इसकी ऊंची है, मेरे हिसाब से इतना ही है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अंडमान निकोबार द्वीप में, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। ऊपर वाला भाग को बोलते हैं उत्तरी अंडमान, बीच में मिडिल अंडमान, और नीचे आप आ जाएंगे तो हो जाएगा क्या, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में ही इसका कैपिटल स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको कई आइलैंड देखने को मिलेगा, छोटा छोटा। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए, ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है अंडमान निकोबार में, तो ये भी दक्षिणी अंडमान में है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है इसमें, वो है बर्तंग आइलैंड।
बारातंग आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड ये दोनों को भी ध्यान रखेंगे, ये भी दक्षिणी अंडमान में है और ये मध्य अंडमान में है, ठीक है। बाकी सब बहुत सारा आइलैंड है लेकिन इतना आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद इस लैंडफॉल आइलैंड को भी ध्यान रखेंगे, ये भी यहाँ पर स्थित है उत्तरी अंडमान में। तो इतना कुछ आपको उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान से पढ़ना था। तो आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ और जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और आपका एग्ज़ाम भी आ गया है TRE 3, आप लोग पूरे मन के साथ पढ़िए। तो जो लोग भी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे 1 to 5 वाले, और या फिर ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है 6 to 8 में अगर आप दे रहे हैं सोशल साइंस से, तो भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। 9th-10th में आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, 11th-12th में है, तो भी आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हल्के में ना ले, पूरे क्लास को अच्छे से पढ़िए। एक एक चीज़ नोट्स बना के आपको कंप्लीट कराया गया है और इसमें जितना भी कुछ कवर किया गया है सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो खासकर तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को याद रखना है और एग्ज़ाम में देखिएगा कि इस चैप्टर से आपको ज्योग्राफी में ज़रूर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को 1-2 बार और अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी तरीके से हमारे सारे वीडियो को देखते रहिए। ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जाइए, पर्यावरण है, भरपूर मज़ा लीजिए और अच्छे से